Hello friends, I am Digvijay Singh. I welcome you all on our YouTube channel Geoclassic Knowledge and Facts, the ocean of knowledge. तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी, यूरोप का पार्ट 1 चर्चा किया था, जिसमें यूरोप के देशों की स्थिति, विस्तार, उनके कंडीशन, लोकेशंस वगैरह जाने थे हम लोगों ने, माउंटेन्स वगैरह जाने थे। ठीक है, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप वगैरह जो है आपका, ये सब इसके बारे में चर्चा की थी। इटली के बारे में कुछ जाना था, इटली में छोटे बड़े देशों के बारे में जाना था। आज हम लोग यूरोप का पार्ट 2 उसी के आगे चर्चा करेंगे। आज आप लोगों से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक किया करिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और दूसरी बात, जब अगर आपको जैसा भी लगे, अच्छा या बुरा, आप उस पर कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि उस आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपका जो भी सुझाव हो वो भी दिया करिए, ताकि हम कुछ और सुधार कर सकें अपने वीडियोज़ में। ठीक है, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। समझ रहे हैं? क्योंकि नॉलेज ऐसी चीज़ है, आप जितना इसका प्रसार कर सकते हैं करिए। आपके लिए बेनिफिट होगा और हमारे लिए भी होगा। तो अपने परिवार को बढ़ाइए। जितना ज़्यादा लोगों को आप बढ़ाएंगे उतना कंपटीशन आपका अच्छा होगा और उतना मेरा पढ़ाने में भी हौसला बढ़ेगा, जिससे मैं और आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं उसी के आगे। आज मैं बताऊँगा आपको, आप मैप में देखिए। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये फ्रांस है, ये फ्रांस की सीमा है। फ्रांस के उत्तर पूर्व में क्या है? ये आपका जर्मनी है। जर्मनी के पश्चिम में और फ्रांस के उत्तर पूर्व में नॉर्थ सी, जो उत्तरी सागर है, इसके दक्षिण में यहाँ पे 3 देश पाए जाते हैं, जिनको निचली भूमि का देश कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा वो देश कैसे हैं। थोड़ा सा मैप में अलग बनाता हूँ। देखिए, ये मान लिया हमने, ये क्या है? फ्रांस है आपका। ये आपका कुछ जर्मनी का हिस्सा है, ये जर्मनी है। जो ये आकृति दिख रही है आपको, ये कुछ यहाँ पे, तो फ्रांस के उत्तर पूर्व में, ये उत्तर होता है, ये पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में, और जर्मनी के वेस्ट में यानी पश्चिम में, यहाँ पर 3 देश पाए जाते हैं। अब उन देशों की जो कंडीशंस हैं मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे पाया जाता है, इस देश का नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड, ओके। फिर जो नीदरलैंड के पश्चिम में है, यहाँ पे, ये आपका कौन सा पाया जाता है? ये है बेल्जियम। नीदरलैंड, बेल्जियम। जो इसके अंदर पाया जाता है, इसका नाम है लक्जमबर्ग। लक्जमबर्ग। इन तीनों देशों को सम्मिलित रूप से हम एक नाम देते हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग। बेनेलैक्स, BENELUX। बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग। अब इनमें से खास बात और एक, क्या? जो लक्जमबर्ग है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने बताया कि बीच में है, यानी जाहिर सी बात है लक्जमबर्ग कैसा है? एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक बोले तो स्थलरुद्ध, अर्थात स्थलरुद्ध या लैंडलॉक कंट्रीज वो होते हैं जिनको समुद्र का तट यानी वर्ज ऑफ सी नहीं मिल पाता है। अंडरस्टैंड? ओके, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। जो बचा नीदरलैंड और बेल्जियम। नीदरलैंड भी समुद्र तट के पास है, और बेल्जियम की भी जो कैपिटल है वो भी समुद्र तट पर ही है। दोनों तरफ कौन सा समुद्र है? इधर कौन सा सी है? ये आपका नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर। उत्तरी सागर तट पर जो है देश हैं नीदरलैंड और बेल्जियम, इनकी कैपिटल्स यहाँ हैं। नीदरलैंड के बारे में एक और आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, इधर दिख पा रहा मैप में? हाँ जी, दिख रहा है। ये नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। मान लिया ये है कुछ नीदरलैंड में। इस एम्स्टर्डम के पश्चिम में एक शहर है इसका, जिसका नाम है रॉटरडम। हिंदी में लिख दूँ, रॉटरडम। देख रहे हैं आप मैप में? दिख रहा है। जो रॉटरडम है आपका,
रॉटरडम एक बहुत ही फेमस सिटी है और एक बहुत ही फेमस पोर्ट है, बंदरगाह जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो रॉटरडम बंदरगाह कहाँ पर है? एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है, इसके पश्चिम में है, यानी नीदरलैंड में है। और ये रॉटरडम जो बंदरगाह है, ये आपका पूरे यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, सबसे बिजी बंदरगाह है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जहाज़ आते जाते रहते हैं और व्यापार खूब ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, क्योंकि इधर से उत्तरी सागर है, बाल्टिक सागर है, इधर से भी आते हैं, इधर से भी यूरोप के जो देश हैं इधर से घूम के आते हैं, यूके भी है, आयरलैंड भी है, इधर स्पेन वगैरह भी घूम के इधर से आते हैं, सब इधर से होकर के इटली अंदर चले जाते हैं, इटली में इधर से भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब काफ़ी बिजी एरिया है और काफ़ी बिजीएस्ट बंदरगाह है। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो इतना क्लियर हो चुका है बेन्यूलेक्स के बारे में। कहा जाता है कि जो बेन्यूलेक्स की भूमि है, बेन्यूलेक्स ये जो कंट्रीज़ हैं बेनेलक्स, इनको निचली भूमि का देश कहते हैं। निचली भूमि का देश, निचली भूमि का देश से तात्पर्य यह है कि लो लैंड कंट्रीज़। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप के जो अदर कंट्रीज़ हैं उनकी अपेक्षा जो ये तीनों देश हैं, इनका जो स्तर है, समुद्र तल से इनकी जो गहराई एक मापी जाती है, एक एवरेज जो ली जाती है, वो काफ़ी नीचे है। तो जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड के ऊपर तो एकदम समुद्र है ही है, हर तरफ ये समुद्र है, सब पूरा नॉर्थ सी। तो नीदरलैंड में ये समुद्र है, अब नीदरलैंड इधर है, तो नीदरलैंड यहाँ पे कुछ डैम टाइप का बनाता है, समझ रहे हैं? अब इससे क्या होगा, पानी उधर का उधर ही रहेगा, इधर का पानी फिर उधर किसी तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और इधर ही इनको क्या लैंड प्राप्त हो जाएगी। आप समझिए, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट मैं समझा रहा हूँ आपको कि नीदरलैंड जो भूमि प्राप्त करता है डैम बना करके, एक दीवार खड़ी कर देता है समुद्र के बीच में, और उधर की भूमि उधर, इधर की भूमि इधर, ताकि समुद्र का जल इधर ना आ पाए, खूब ऊँची दीवार बनाता है। तो ये जो भूमि प्राप्त होती है, भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? पोल्डर। पोल्डर इंग्लिश में बोलते हैं पोल्डर। और जो ये डैम बनाया जाता है इसको क्या बोलते हैं? डाइक। ठीक है, डाइक। आपको अब क्लियर हो गया इसके बारे में? ठीक, अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। आप पढ़िए मेरे साथ, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये हो गया आपका बेन्यूलेक्स के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा ग्रेट ब्रिटेन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, ये आपको फ्रांस दिख रहा है, ये फ्रांस की सीमा है। फ्रांस के उत्तर में एक पतली सी खाड़ी है समुद्र टाइप की, और इसके उत्तर में क्या है आपका? ये यूके, यानी ब्रिटिश द्वीप हैं दो, एक ही तो यूके है, एक आयरलैंड है। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड, इन दोनों को मिलाकर ब्रिटिश द्वीप कहते हैं। आप इधर देखिए, ये आपका क्या है? फ्रांस है, ये आपका समुद्र है, ये ब्रिटिश द्वीप है, इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, इसको बोलते हैं आयरलैंड। यूके किसको बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम। तो आपको बता दूं, आयरलैंड का जो ये उत्तरी छोर है, नॉर्थ आयरलैंड, और प्लस ग्रेट ब्रिटेन, यानी नॉर्थ आयरलैंड प्लस ग्रेट ब्रिटेन इक्वल्स टू यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, समझ गए? तो ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थ आयरलैंड को मिला करके बनता है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जो बीच में ये सगरा समुद्र है, ये क्या है भाई? ये एक खाड़ी है। खाड़ी क्या करती है? एक ऐसा सकरा समुद्र जो दो भूमि को अलग करे और जो दो महासागरों को जोड़े या सागरों को जोड़े। तो आप ये जो सकरा समुद्र है इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल जो है ये किसको किसको अलग करता है? फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन या यूके को अलग करता है। ठीक है, फ्रांस और यूके को। इसकी चौड़ाई कितनी है? ब्रेथ,
ये चौड़ाई है करीब 40 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई है इंग्लिश चैनल की। इसी इंग्लिश चैनल को हम एक और नाम देते हैं डोवर स्ट्रेट या ड्रोवर जल संधि भी बोलते हैं इसको, डोवर जल संधि। दिख रहा है आपको? हाँ, देख पा रहे हैं। डोवर जल संधि बोलते हैं या डोवर स्ट्रेट। 40 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। समझ रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल। अब हम लोग इसके बारे में और बात करें तो जानते हैं कि जो आपका यूके है, यूके तो मैंने बता ही दिया। अब जो आयरलैंड है, आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है। डबलिन कहाँ पर है? डबलिन जो है समुद्र तट पर स्थित है। कहाँ है? इधर साइड समुद्र तट पर स्थित है, यानी इसको वर्ज ऑफ सी मिला है। लेकिन जो ग्रेट ब्रिटेन है इसकी राजधानी क्या है? लंदन। लंदन को समुद्र तट नहीं मिला है। लंदन जो है टेम्स नदी के तट पर है। कौन सी नदी? टेम्स नदी। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, वनडे एग्जाम्स में, अच्छे एग्जाम्स में भी। तो टेम्स नदी के किनारे है लंदन आपका। ये आपको क्लियर हो गया। बाकी पाक स्ट्रेट के बारे में जो इंग्लिश चैनल है डोवर स्ट्रेट है, इसके बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको अपने दूसरे चैनल पर दूंगा, आप उसमें देखिएगा। पूरा फुल डिटेल होगा इसके बारे में, काफ़ी विस्तृत जानकारियाँ होंगी, कब बना, कैसे बना, क्यों बना, सब कुछ आपको दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस लेवल से आपको एग्ज़ाम्स की दृष्टि से आपको ये पूरा कंप्लीट नॉलेज है। ओके, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आप बस मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, आपको ज्योग्राफी में मास्टर बना दूँगा। और देखिए, अब बात करते हैं आपकी कुछ थोड़ा सा हिस्सा ब्रिटेन से ही रिलेटेड है तो चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, ये आप स्पेन देख पा रहे हैं। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड है। लेकिन मैड्रिड को क्या तट मिला है समुद्र का? नहीं मिला है, पहले बता चुका हूँ। स्पेन का जो निचले नुकीला कोना है, निचला का हिस्सा है दक्षिणी तरफ का, ये वाला, ये नुकीला हिस्सा कुछ ऐसा है। ये आपका पुर्तगाल है, ये आपका स्पेन है। स्पेन का जो ये हिस्सा है इसका नाम है यहाँ पे जिब्राल्टर। हिंदी में बोलते हैं जिब्राल्टर, ठीक है। इधर से आपका अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, इसका नाम है यहाँ पे मोरक्को। मोरक्को, मोरक्को और स्पेन को अलग करने वाला, या यूँ कह लो अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाला ऐसा कौन सा स्ट्रेट है यहाँ पे? ये इसको बोलते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट या जिब्राल्टर की संधि, जिब्राल्टर जल संधि। किसके किसके बीच में है? जिब्राल्टर जल संधि किसके किसके बीच में है? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है ये आपके अफ्रीका और यूरोप के बीच में है, या यूँ कह लो अफ्रीका का देश जो मोरक्को है और यूरोप का जो है आपका स्पेन। और वो भी जिब्राल्टर जो है इस पर स्पेन का अधिकार भी नहीं है। आप कह रहे हैं आप ये क्यों कह रहे हैं सर? तो मैं बताऊंगा कि जिब्राल्टर जो है इस पर किसका अधिकार है फिर? तो इस पर अधिकार है यूके, यूनाइटेड किंगडम का, अर्थात ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये सब जो पूरा यूके का है हिस्सा, वो इसके अंतर उस पर इसका अधिकार है, यानी ग्रेट ब्रिटेन का इस पर अधिकार है, यूके का अधिकार है। आपको ये बात भी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो ये आपको पता चल गया जिब्राल्टर जल संधि बीच में है। किस, अच्छा संधि है तो समुद्र को जोड़ेगी, किस किस समुद्र को जोड़ती है? तो ये बात आपको जानने वाली है। इधर कौन सा सी पड़ता है इसके पूर्व में? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। इसके पश्चिम में कौन सा सी पड़ता है? अटलांटिक महासागर, यानी अंध महासागर और भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी और आपका अटलांटिक ओशन। इज़ दैट क्लियर? ओके, आई थिंक यहाँ तक आपका सब क्लियर हो चुका है। अब आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए, एक नदी है जो जर्मनी में एक पर्वत है। अच्छा, पर्वत की बात आई तो पहले मैं बता देता हूँ कि
यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एलबुर्ज। एलबुर्ज, ठीक है, एलबुर्ज है। एलबुर्ज कहाँ है? तो भैया देखिए, सबसे पहले एक है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ये एलबुर्ज, ये शिखर है जिसको पीक कहते हैं। किसका है? काकेशस पर्वत का। काकेशस पर्वत पर स्थित है एलबुर्ज, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। अब लेकिन ये भी देखिए, जो काकेशस पर्वत है, ये जो रूस है, इसका विस्तार इसी काकेशस तक हुआ है। तो यानी काकेशस पर्वत पे किसका अधिकार है? रूस का अधिकार है, मॉस्को जिसकी राजधानी है, ठीक है। और उसी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसका नाम क्या है? एलबुर्ज, पूरे यूरोप का। अगर इटली की बात करें तो यहाँ पे कौन सा पर्वत है? आल्प्स पर्वत है, जो कि हिमालय की तरह काम करता है। मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में। बाकी जब आपको पर्वत चैप्टर पूरा पढ़ाया जाएगा तो पूरे विश्व के पर्वतों के बारे में मैं चर्चा करूँगा, मरुस्थलों के बारे में चर्चा करूँगा, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। डोंट वरी, आपका चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो, आपको लेवल ऐसा दूंगा कि आप ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आप हर चीज़ की तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ। और आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप मेरे साथ एक सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करेंगे भूगोल विषय में, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं। अब बात करता हूँ जो आपको मैंने बताया, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, काला पर्वत। यहाँ से एक नदी निकलती है। नदी कौन सी है? डेन्यूब। ये नदी, ये चली आ रही है डेन्यूब। डेन्यूब नदी की खास विशेषता है कि यह यूरोप के 5 देशों की राजधानियों से होकर बहती है और ब्लैक फॉरेस्ट में गिर जाती है। हालांकि मैं इसके बाद जो वीडियो होगा वो नदियों के बारे में, यूरोप की नदियों को बताऊंगा। जितनी भी नदियां हैं आपकी इम्पोर्टेंट नदियां हैं सबको बताऊंगा। जैसे इटली की गंगा पो नदी को, है ना, वोल्गा निकलती है यहाँ से आपकी, और यूराल नदी निकलती है। वोल्गा कहाँ से? वाल्दाई पहाड़ी से निकलती है। सब आपको आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में सब बताया जाएगा। 5 राजधानियों से गुजरती है, मैं इसको बता देता हूँ आपको। तो वो है ऐसे, देखिए, वियना, फिर वियना के बाद फिर आपका आता है ब्राटिस्लावा। नेक्स्ट है ब्राटिस्लावा। ब्राटिस्लावा के बाद आपका आता है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट के बाद आ जाएगा बेलग्रेड। बेलग्रेड के बाद क्या आ जाएगा? बुखारेस्ट। ये 5 देशों की राजधानियां हैं। अब जैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, इसी प्रकार आप 4 देशों के नाम, 5 देशों के नाम आप कमेंट में लिखोगे। ये आपका काम है भाई। देखिए, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप भी तो मेरा सपोर्ट करिए, आप उत्तर दीजिए मैं जो पूछता हूँ, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। और बाकी मैं कुछ आपसे चाहता हूँ क्या? फ्री में आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो आप उस ज्ञान की कदर करिए। उसके बदले में थोड़ी तो दक्षिणा मुझे मिलनी चाहिए, थोड़ा तो मुझे उपहार दीजिए, ठीक है। ये तो एक मजाक की बात है, बाकी आप करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आगे की बात करूँ कि कुछ अगर फ्रांस के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। ये रहा फ्रांस। देखिए, विश्व की फैशन नगरी इसको बोलते हैं, फैशन नगरी, ठीक है। सुंदर नगरी, विश्व की सुंदर नगरी, विश्व की सबसे सुंदर नगरी, फैशन नगरी, ठीक है। और विश्व को, फ्रांस को बोलते हैं, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस को। और पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी, शैंपेन शराब भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बनती है। आप लोग सुन के बहुत खुश हुए होंगे, शैंपेन शराब सबसे ज़्यादा यहीं बनती है। और फ्रांस को ही हम लोग किसानों का देश कहते हैं, किसानों का देश, किसानों का देश यानी कंट्री ऑफ फार्मर्स। वाई? क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूरोप का अकेला ऐसा आत्मनिर्भर देश है
जो किसी पे डिपेंड नहीं है, अपनी फसल अपनी ज़रूरत भर के लिए खूब उगा लेता है। इसीलिए मौसम और जलवायु की दृष्टि से यूरोप को जो है हम लोग फ्रांस को जो है शॉर्ट यूरोप, लघु यूरोप भी कहते हैं। लघु यूरोप फ्रांस को बोला जाता है। क्यों? मौसम और जलवायु की दृष्टि से इसको बोला जाता है लघु यूरोप। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियोस को शेयर करिए। अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा मैं इसको आपको प्रोवाइड कराऊँगा, तो उसमें नदियों के बारे में यूरोप की चर्चा कर दूँगा। फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है उस वीडियो में या तो अगले वीडियोज़ में मैं आपसे अब हर वीडियो में 5-5, 10-10 क्वेश्चंस पूछा करूँगा, ताकि आपका रिवीजन भी होता चले और आप उसका जवाब दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आपसे बस यही कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइबर को इनक्रीज करवाइए, अपना परिवार बढ़वाइए। जियो क्लासिक नॉलेज एंड फैक्ट, अंडरस्टैंड द ओशन ऑफ नॉलेज। तो आप लोग प्लीज़ इसको ग्रो कराइए और उन बच्चों तक पहुँचाइए जिसको इस नॉलेज की खासा ज़रूरत है। ठीक है, चाहे जिस लेवल की वो तैयारी कर रहा हो। आप खुद समझदार हैं, आप समझते हैं, तो आप लोग जो है मेरी हेल्प करिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, खूब शेयर करिए। शेयर प्लीज़ एज मच एज यू कैन। ओके, तो चलिए आज विदा लेता हूँ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।